नमस्कार। आज हम जिस विषय की आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं वह विषय ज्वलंत भी है, महत्वपूर्ण भी है और उसकी पृष्ठभूमि, अकादमिक और व्यावहारिक पृष्ठभूमि का भी अपना महत्व है और उसके भविष्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। कोरोना काल में मजदूर वर्ग सबसे पहले तो भारत में मजदूर होता क्या है, नौकर होता क्या है, इसको और इसके अंतर को हमको ठीक से समझना चाहिए। और भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सर्वेंट और लेबर को किस अर्थ में प्रयोग किया, इसको भी हमको समझने और जानने की आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भों में अंग्रेज जब भारत आए तो सबसे पहली बात कि उन्होंने भारत में प्रेसिडेंसी की स्थापना की और उनके टारगेट में, उनके लक्ष्य में था भारत की रियासतों को लक्षित करना, उनको अपने नियंत्रण में रखना, उनको अपने द्वारा संचालित करना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी या मुंबई प्रेसिडेंसी की हम चर्चा करते हैं। इस अर्थ में उन सबों ने दो चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए व्यवहार में प्रयोग किया और प्रयोग इस अर्थ में किया कि एक ऐसे लोग हों जो रियासतें हों, जो जमींदार प्रकार के लोग हों, जो हमको यहाँ के शासन को संचालित करने में सीधे सीधे सहयोग दे सकते हों और हम जैसी सुविधाएं अवेल करते हैं, उपयोग करते हैं, जो सुविधाएं हम भोगते हैं वही सुविधाएं हमको उनको भी देने में कोई हर्ज नहीं होगा। दूसरा, वे ऐसे प्रकार के लोगों को चिन्हित उन लोगों ने किया भारत में जो वर्ग उनकी चमचागिरी करें, उनका पिछलग्गू बन के रहे, उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनके किसी भी अच्छे बुरे कृतित्व को, कार्य को प्रोत्साहित करे, उसका महिमा मंडन करे, उसका प्रचार करे, उसको बताए कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताकि भारत का जनमानस उसको आसानी से स्वीकार कर सके। एक तीसरे प्रकार की कोटि अंग्रेजों ने यहाँ चिन्हित किया और वो ऐसी कोटि थी जिसको दो खेमों में उसने रखा। एक वह खेमा जो नियमित उनकी देखभाल, सेवा शुश्रूषा, उनकी व्यवस्था देखना, उनके गतिविधियों का रख रखाव करना, उनकी सहायता करना, उनके लिए भोजन पकाना, उनके लिए कपड़े धुलना, उनकी अन्य सारे क्रियाओं को करना। और इन सब चीज़ों को लेकर जो एक पद्धति उसने विकसित की, वह पद्धति उसने सर्वेंट कहा उनको। एक दूसरी पद्धति जो उनके इम्प्रूवमेंट में सहयोग दे सकें, उनकी गतिविधियों में सहयोग दे सकें, उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें, उनकी औद्योगिक अधिरचना को आगे बढ़ा सकें। आप जानते हैं कि भारत के कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक क्रांति दुनिया में आई 1859 में और इसके लिए उनको ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी कि उद्योगों की स्थापना में जो 7 मूलभूत जरूरी चीजें होती हैं, उसमें पूंजी है, उसमें स्थान है यानी भूमि है, उसमें श्रम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, फिर उसने कहा कि कच्चा माल चाहिए, फिर उसने कहा कि विपणन के लिए बाजार चाहिए। ये 7 चीज़ें उसने तय की अंग्रेजों ने। तकनीक चाहिए। इन 7 में पूंजी और श्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना और जो पूंजी है वो उनके पास है, कच्चा माल भारत के पास है, श्रम भारत के पास है। इसका उपयोग करके वो अपनी प्रगति कर सकते हैं, भारत की प्रगति नहीं, अपनी प्रगति कर सकते हैं। इस अर्थ में भारत में उसने सर्वेंट और लेबर इन दोनों चीजों का व्यवहार किया। अर्थात अंग्रेज भारत में आए, उसने प्रेसिडेंसी
के शक्ल में भारत पर शासन करना चाहा। यहाँ के लोगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया। एक वह समूह जो उनके राजसी ठाट बाट, उनके कार्य व्यवहार के समकक्ष रहकर उनको सहायता प्रदान करें। रियासतें, जमींदार, बड़े जमींदार उनको सहायता प्रदान कर सके, उनके लिए कर वसूल कर सके, आदि आदि चीज़ें जो उनके समकक्ष शासन सुविधा और सुख भोगे। एक दूसरे प्रकार के लोग जो उनकी चाटुकारिता करें, उनकी चमचागिरी करें, उनके लिए चीज़ों का प्रचार प्रसार करें, उनका संरक्षण करें, एक दूसरे प्रकार के लोग। एक तीसरे प्रकार के लोग जो निचले तबके के लोग थे, उनको सर्वेंट या लेबर के रूप में उसने व्यवहार करना शुरू किया। सर्वेंट वह जो उनके व्यक्तिगत कार्य को, व्यक्तिगत रोजमर्रा के कार्य व्यवहार को निगरानी करें, देखभाल करें, संरक्षण करें और उनका सहयोग करें। उनके जूते पर पालिश लगाने से लेकर, उनको भोजन पकाने से लेकर, उनके शौचालय की सफाई करने से लेकर, ऐसे सर्वेंट उसने अपने पास रखे। एक तीसरे प्रकार के लोग, तीसरे प्रकार में एक दूसरी कैटेगरी उन्होंने श्रमिकों की, लेबर की तय की, जो उनके विकास के लिए नियमित क्रियाकलाप, औद्योगिक क्रियाकलाप को मुख्य रूप से मानते थे। उस 1859 में उसने उस संवर्ग का उपयोग किया जिसमें पूंजी, श्रम, तकनीकी, भूमि, कच्चा माल आदि चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी। उस पूंजी उनके पास थी, श्रम भारत से उपयोग करके वो उसको अपने अनुसार संचालित, ऐसे श्रम की व्यवस्था उसने तय की अंग्रेजों ने कि वह श्रम उनके अधीन रहे, उनके अनुसार संचालित हो, उस श्रम पर उनका नियंत्रण हो, वो जैसे चाहें उस श्रम का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग कर सकें। और कुशल श्रमिकों का एक निश्चित जत्था उन्होंने तैयार किया। जो कुशल श्रमिक थे उनका भी एक जत्था तैयार किया, लेकिन उनको उन दोनों से भिन्न नहीं किया, अलग नहीं किया। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप विचार करेंगे, वर्तमान समय में, कोरोना के समय में मजदूरों की स्थिति, मैं उस बात में नहीं जाता कि सिविल सर्वेंट उसने क्यों बनाया। सिविल सर्वेंट भारत को दिखाने के लिए सिविल सर्वेंट बनाया कि हमारा सर्वेंट की संकल्पना, सर्वेंट का व्यवहार हमारा बहुत अलग प्रकार का है, और उस सर्वेंट हम समाज की और दुनिया की, भारत की सेवा करने के लिए, यहाँ के लोक के कल्याण के लिए हम सिविल सर्वेंट शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आज जो सिविल सर्वेंट उस समय था, वह आज सिविल सर्वेंट शासक वर्ग है, सशक्त शासक वर्ग है और जनता पर शासन करता है, जनता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है, जनता को उसको मानना पड़ता है, जनता को उत्पीड़ित करता है, जनता को अनेक बार परेशान करता है। इस नाते इस चीज को बहुत शिद्दत से महसूस करना चाहिए कि उनका छिपा हुआ एजेंडा था, फ्रंट साइड एजेंडा कुछ और था। भारत जब आजाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। जवाहरलाल जी नेहरू ने एक बहुत अदूरदर्शी व्यवहार और कार्य किया, और उन्होंने शासन उसी अंग्रेजों के तर्ज पर करना भारत में आरंभ किया। उनको लगा कि भारत का तीव्र विकास कृषि से नहीं हो सकता, प्राथमिक क्रियाकलाप से नहीं हो सकता, पशुपालन से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ औद्योगिक अधिरचना बहुत व्यापक पैमाने पर फैलाना चाहिए, उसको संचालित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड और बाकी ऐसे देश जो दुनिया के हैं वो तीव्र प्रगति इसी कारण से कर पाए हैं। अब इस आकर्षण को विकास उद्योग से ही होता है, द्वितीय क्रियाकलाप से ही होता है, और यह उद्योग धंधे कहाँ स्थापित हो सकते हैं? प्रेसिडेंसीज के पास, बड़े महानगरों के पास, और वे बड़े महानगर ऐसे हों जहां सभी सुविधाएं वो उद्योगों की स्थापना के लिए, जहां पूंजी पर्याप्त हो, जहां जमीन भी हो, जहां श्रम भी हो, कच्चा माल पहुंच सके, परिवहन की सुविधा हो, व्यापार की सुविधा हो, वाणिज्य की सुविधा हो, मांग और आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था हो। ऐसे स्थानों को उन अंग्रेजों ने प्रश्रय दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उस फार्मूले को हूबहू एडॉप्ट किया, स्वीकार किया भारत में। अब स्वीकार किया तो जिस प्रकार सत्ता के केंद्र के प्रति किसी का स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसी प्रकार जो सर्वेंट और लेबर अंग्रेजों के फार्मूले के अनुसार, उसको जवाहरलाल ने भारत में लागू किया। उसको उन्होंने नौकर और श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग बताया।
ऐसे लोगों का स्वाभाविक आकर्षण का केंद्र, वे महानगर, वे औद्योगिक आस्थान, वे उद्योगों के और क्रियाकलापों के बहुतायत में जो सेंटर थे, जो केंद्र थे, वो बनने लगे। और उस बनने के कारण भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति का हमको आकलन करना चाहिए। यानी जो वर्तमान कोरोना काल का मजदूर वर्ग का संकट है, वह संकट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ आवर कंट्री है, और इस चीज को हमको, आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी संरचना, हमारी स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्था को ही इस दायरे में ले आया गया कि हम उसके अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, हम उसके अनुसार विचार नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, हम उन केंद्रों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। उन केंद्रों की तरफ अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है, यह मन, विचार, भाव हमारे बैठने लगा, हमारे दिल दिमाग में। एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भारत में ऐसे मुख्य और प्रमुख केंद्रों की तरफ व्यापक पैमाने पर आज से नहीं, बहुत काल से भारत के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुविधा, अपनी जरूरत, अपनी रुचि के अनुसार कार्य की प्राप्त संभावना के आधार पर ऐसे स्थानों पर आने जाने रहने लगे और कार्य व्यवहार करने लगे। और वह क्रम तब से लेकर अनवरत आज भी जारी है। आप देखेंगे कि दिल्ली में, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, ऐसे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और अन्य बहुत सारे इलाकों के ऐसे लोग व्यापक संख्या में, एक पीढ़ी से, दो पीढ़ी से, तीन पीढ़ी से, चार चार, पांच पांच पीढ़ियों से लोग उन स्थानों पर रह रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। करते करते कुछ लोगों ने अपना विकास, आर्थिक विकास इस स्तर का कर लिया कि वे अब मजदूर नहीं कहलाते हैं, उनको मजदूरों की कोटि में नहीं माना जाता। और इस अर्थ में जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वह कड़ी अनवरत आज भी जारी है। जो चार पीढ़ी पहले से वहां हैं, उनके माध्यम से अन्य नए लोग जा रहे हैं, अथवा उनके माध्यम से नहीं जा रहे हैं तो उनके कार्य व्यवहार के प्रति आकर्षित होकर लोग जा रहे हैं। इस चीज को हमको ध्यान से जानना, सुनना और समझना चाहिए और पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष है इसका, उसको हमको, आप सबको समझना चाहिए, और वो व्यावहारिक पक्ष है, वह सामाजिक पक्ष है। और हम पुरानी बातों की चर्चा पहले कर लें, उस नवीन प्रसंग की चर्चा उस रेफरेंस में ही करेंगे, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पीछे है। हम आज का सोचकर और उसकी वास्तविकता को जाने बगैर उसके निराकरण तक नहीं पहुंच सकते हैं, और निराकरण हेतु हम उचित फोरम पर या उचित प्लेटफॉर्म पर या उचित लोगों से उसके लिए निवेदन नहीं प्रेषित कर सकते हैं। वह सामाजिक समस्या क्या है, जरूरत क्या है। अभी आप गांव में जाइए, एक सामान्य व्यक्ति बताता है आपको आसानी से कि हम अगर मजदूरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, अगर मुंबई में मान लीजिए गोरखपुर या लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में कोई घर है किसी व्यक्ति का, वह कहता है आसानी से, पुराना आदमी, आप नया आदमी किसी से बात करिए, वो कहता है कि अगर हमको मुंबई में प्रतिदिन 1500 रुपया मिलता है तो 1000 लखनऊ में मिले तो हमको बराबर का फायदा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारी बचत और हमारे जीवन की संरचना उसी स्तर पर संचालित होगी। एक तीसरा आदमी, एक तीसरी कैटेगरी वही व्यक्ति बताता है कि अगर हमको गांव में रहकर 400-500-600 रुपया अगर प्रतिदिन प्राप्त होता है तो उसी स्तर का जीवन स्तर हम जी सकते हैं जैसा मुंबई में जी सकते हैं, जैसा लखनऊ में जी सकते हैं। यानी जो जीवन स्तर, जो जीवन की गुणवत्ता हम 1500 में मुंबई में जीते हैं प्रतिदिन, 1000 में वो लखनऊ में हम जी सकते हैं, 500-600 में वो हम अपने गांव में जी सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की स्वाभाविक सहज संप्रेषणीयता है, उसकी सहज समझदारी है ये, और यह सच्चाई भी है। अब एक तो जब से अंग्रेजियत के कारण, आधुनिकता के कारण, दुनिया में संकटों के कारण हमारी परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी,
हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म होने लगा, हमारी एक दूसरे के प्रति निर्भरता खत्म होने लगी, स्वावलंबन हमारा खत्म होने लगा, परस्पर निर्भरता, परस्पर पूरकता समाप्त होने लगी। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा, और उस असुरक्षित महसूस करने के कारण वह व्यक्ति समझता है कि हमको मुंबई कमाने जाना चाहिए, हमको दिल्ली कमाने जाना चाहिए, और उस कमाने को लेकर वो इतना आकर्षित होता है उन केंद्रों की तरफ कि वे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने बंधु बांधवों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांवों को, इन सब से अपनी दूरी बनाना आरंभ करता है। और यह जो दूरी बनाता है वो उसकी असुरक्षा बोध के कारण है, यह जो दूरी बनाता है उसके अविश्वास के कारण है, यह जो दूरी बनाता है उसके सामाजिक बंधनों में टूटन के कारण है, यह जो अविश्वास उसके अंदर उत्पन्न होता है वो परिवार की संरचना के टूटने और बिखरने के कारण उत्पन्न होता है। और इसलिए वह व्यक्ति एक फर्जी, आधारहीन, गल्प और षड्यंत्रकारी बात का शिकार होता है कि हम मुंबई कमाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा रहेगी, हम गांव में वही काम करेंगे तो हमारी अप्रतिष्ठा हो जाएगी। यह जो फर्जी अहंकार है, यह जो फर्जी दंभ है, यह जो आधारहीन व्यक्ति के मन की कल्पना है, यह कल्पना इन सारी समस्याओं की जड़ है। जड़ कैसे है? आप देखिए कि एक मजदूर, चाहे उसको श्रमिक कहिए, मजदूर कहिए, कुशल मजदूर कहिए, अकुशल मजदूर कहिए, जो मजदूर अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ साल भर, 6 महीने, 2 साल से मुंबई में रह रहा है, और उसके पास इतना दिन रहने के बाद उसने अपने माँ बाप के पास 1 रुपया नहीं भेजा, अपने घर पर 1 रुपया नहीं भेजा, अपने परिवार को 1 रुपया नहीं भेजा, जहाँ पैदा हुआ उसकी चिंता उसने नहीं किया, और उसके पास महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो आखिर दिल्ली, बंबई अपने घर से इतनी दूर है क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उतनी दूर वो है क्यों? वो 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर वो किस लिए और क्यों गया है? यह बात आप इसलिए मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि वास्तविकता से अनेक बार लोग भटकते हैं, वास्तविकता से अलग बात करते हैं, सच्चाई से दिग्भ्रमित होकर बात करते हैं। वो वहां क्यों है? उसके वहां होने का कारण क्या है? अगर उसके पास घर भेजा नहीं, उसने घर के लोगों के संपर्क में नहीं है, घर के लोगों से अविश्वास है, घर के लोगों से दूरी है उसकी, घर से वो टूटन की स्थिति है उसकी, घर पर उसके पास कुछ है नहीं, तो वह वहां उतने समय से है क्यों? किस लिए रह रहा है? एक दूसरा प्रश्न है कि जिनको आप मजदूर कह रहे हैं उसमें से जो सड़कों पर चल रहे लोग हैं, आप उसमें से, हम नहीं कहते कि सभी के पास, लेकिन पति पत्नी जो चल रहे हैं उसमें से पति पत्नी आधे के पास, जो भी चल रहे हैं आधे के पास, पत्नी के पास भी 8-10 हजार का मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, और पति के पास भी 8-10 हजार का स्मार्टफोन है, और वो पैदल चल पड़े हैं। अप्रतिष्ठा सरकार की हो रही है, लेकिन यह जो सामाजिक विकृति भारत में आई है आधुनिकता के आकर्षण के कारण, व्यक्ति व्यक्ति के बीच टकराव के कारण, अहमन्यता के कारण, परस्पर निर्भरता के अभाव के कारण, अविश्वास के कारण, हम बिना किए बहुत कुछ प्राप्त कर लें इस लालसा के कारण, इसके तह में आप जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि वे सभी मजदूर दोषी हैं इस दृष्टि से, निश्चित रूप से उनको दोष देना बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, बहुत उचित नहीं है, लेकिन ये प्रश्न तो खड़े होंगे। आप साल भर से, 2 साल से मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, बेंगलोर में हैं, पूना में हैं, जयपुर में हैं, आप किस लिए हैं? आप का कंट्रीब्यूशन जहां से गए हैं वहां के लिए भी कुछ नहीं है, और आपके अपने भविष्य के लिए भी आपने कुछ नहीं बनाया, कुछ तैयार नहीं किया। आप, जहां मैं रहता हूं यहां आसपास बहुत सारे मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग हमारे संपर्क में हैं।
हम उनको तरह तरह से जिनके लिए जो बन पड़ रहा है आज की परिस्थिति में, वो सोच विचार भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सहयोग में खड़े भी हो रहे हैं। वो सभी कहते हैं कि हम लुधियाना रहते थे, साल भर हमारा कुछ नहीं बचता था। जब से मैं यहाँ रहने लगा हूं तो 5, 7, 10 हजार का हर महीने मैं कोई काम कर लेता हूं अतिरिक्त अपने परिवार के लिए। इसलिए क्योंकि वो घर का खाता पीता रहता है, वो घर पर रहता तो साहचर्य से रहता, प्रेम से रहता, तो उसको 2 जगह जो चूल्हा जलाने की जरूरत पड़ रही है वो नहीं पड़ती। 2 जगह चूल्हे का खर्च अगर महीने में 30,000 आता है तो वही चूल्हा उन दोनों परिवारों को मिलाकर एक जगह आप जलाइए तो वो खर्चा आपका 15-18 हजार रुपए में निपट जाता है। हम अनावश्यक दुनिया के आकर्षण में, दिखावे में हम जो फंसे पड़े हैं, वो आप कहने के लिए कहेंगे कि वे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनकी इतनी समझदारी नहीं है, वो स्मार्टफोन चला रहे हैं, उनको इतनी समझदारी है कि भाई के साथ हमारा हित सुरक्षित नहीं है, पिता के पास रहेंगे तो पिता हमारा शोषण कर लेंगे, अविश्वास का वातावरण है, रिश्तेदार हमारा उपयोग कर लेंगे। इस तरह की मन स्थिति में जो है उसको आप निरा, गंवार या अपढ़ कहकर उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक पहली समस्या अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई और जिसको हूबहू जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऊपर ओढ़ लिया, यह विकट समस्या खड़ी हुई देश में अंग्रेजों के समय और अंग्रेजों के जाने के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद, ये सर्वेंट यानी नौकर और मजदूर वर्ग को लेकर वह समस्या, उस समस्या की दूसरी बहुत बड़ी जड़ है सामाजिक बुराई, जो व्यक्ति व्यक्ति के अंदर पनप रही है। परिवार खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और लोग चकाचौंध में आकर्षित होकर महानगरों की तरफ भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि इस तरह का आकर्षण पैदा किया गया है। यह एक दूसरी विकट समस्या है। एक तीसरी विकट समस्या है कि भारत में जो उच्च वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में भी उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग है, और एक निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग को भी आप 2 कैटेगरी में बांटिए, उच्च निम्न वर्ग और निम्न वर्ग। इनके बीच आपस में ठीक ठीक और व्यवस्थित साहचर्य और समन्वय नहीं है। सभी एक दूसरे के प्रति हिकारत की दृष्टि से, प्रतिद्वंदी की दृष्टि से, ईर्ष्या जलन की दृष्टि से, एक दूसरे के प्रति कुंठा की दृष्टि से, हताशा और निराशा की दृष्टि से, अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, विचार करते हैं। जो उच्च वर्ग है, उच्च मध्य वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग है, वो निचले वर्ग को, जो नौकर या मजदूर या श्रमिक है, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। उसके अंदर वो मनुष्यता का बोध नहीं होता, वह उसको अपना सहयोगी नहीं समझता। और जो निम्न वर्ग है उसके अंदर वामपंथ ने एक ऐसी मानसिकता भर दी कि तुम शोषित हो और ऊपर तुम्हारा शोषण हो रहा है। यह एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है जो आज कोरोना काल में मजदूरों का यह संकट उपस्थित हुआ है, फलक पर आया है, प्लेटफॉर्म पर आया है, सामने दिखाई पड़ रहा है। यह एक तीसरा बड़ा कारण है साहचर्य और समन्वय का। जैसे प्राचीन काल में भारत में यह था कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है वह कार्य उसका महत्वपूर्ण, यानी कार्य महत्वपूर्ण है, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे जो कार्य कोई सफाई कर्मचारी करता है और सफाई कर्मचारी के कार्य पर बैठकर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति इतराता है, उसके मूल्य को उस उच्च वर्ग को समझना पड़ेगा। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, हम ये उच्च वर्ग निम्न वर्ग, यह मेरी संकल्पना नहीं है, इसको समझने के लिए मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं। मेरी मान्यता, मेरी धारणा और मेरे विचार के अनुसार यह उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरह की धारणाओं से मैं बहुत विरत रहता हूं। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य अपने आप में विशिष्ट है
और वह विशिष्टता किसी दूसरे को विशिष्टता प्रदान करती है। किसी कार्यालय का सफाई कर्मचारी यदि न हो तो उस कार्यालय में कितना भी विशिष्ट व्यक्ति क्यों ना आकर बैठे, उसकी विशिष्टता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहां गंदगी का अंबार लग जाए तो उसकी व्यक्ति की विशिष्टता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं तो उस धोबी की विशिष्टता उसमें सबसे ऊपर है। मेरी यह मान्यता है, आपका कोई अभिवादन करता है तो उस अभिवादन करने वाली की विशिष्टता है कि उससे आपका गौरव बढ़ता है। और वह हमारा अभिवादन कर रहा है, हमारा चरण स्पर्श कर रहा है, हमारा साष्टांग दंडवत कर रहा है, उसको हम हेय दृष्टि से देखने लगे, यह मेरी नासमझी, अज्ञानता, अदूरदर्शिता और मूर्खता है। उसके हमारे सामने झुकने से मेरा गौरव बढ़ रहा है, इसलिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम उसको उठाकर अपने गले लगाएं। यह जो सामाजिक एक ताना बाना अंग्रेजों ने पैदा किया भारत में, बुद्धिवादियों के कारण यह खड़ा हुआ, औद्योगिक अधिरचना को सबसे महत्वपूर्ण मान लेने के कारण खड़ा हुआ है। और आज सबको पता चल रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि और पशुपालन आदि ही आधारभूत क्रियाकलाप हैं, और इसी के सहारे कोई चीज चल सकती है। इस चीज को भी हमको तह में जाकर, गहराई में जाकर समझने की जरूरत है। हमको एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा करना है, एक दूसरे का सहयोगी खड़ा करना है। हम प्रतिद्वंदी खड़ा करके, एक दूसरे की निंदा करके, न तो मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग का प्रतिद्वंदी है, न तो पूंजीपति मजदूर वर्ग का प्रतिद्वंदी है। पूंजीपति जो सहयोग कर सकता है उसको मजदूर वर्ग का करना चाहिए, मजदूर वर्ग जो सहयोग कर सकता है उसको पूंजीपति वर्ग को करना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को सहयोग से उनके अस्तित्व और मूल्य का निर्धारण होता है, उनका महत्व बढ़ता है और उसी से उनकी प्रगति होती है। पहला कारण, अंग्रेज यहां आए, उन्होंने जो संरचना बनाई लेबर और सर्वेंट को लेकर, उद्योगों को महत्वपूर्ण माना, उद्योगों के विकास को भारत केंद्रित करके अपना विकास किया, उसी बात को ठीक ठीक जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान में अपनाया, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया। यह पहला कारण है। यह आज जो कोरोना काल में संकट खड़ा हुआ है मजदूरों को लेकर, यह बहुत बड़ा का एक दूसरी सामाजिक समस्या है, जो व्यक्ति के अंदर अविश्वास का भाव है, व्यक्ति के अंदर कुंठा, हताशा, निराशा का भाव है, व्यक्ति के अंदर पारिवारिक टूटन का भाव है। एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है, जो कारण वर्गीय संघर्ष को भारत में और दुनिया में बढ़ावा देता है, और वह वर्गीय संघर्ष व्यक्ति को वैचारिक संघर्ष की तरफ ले जाता है। और वह वैचारिक संघर्ष जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपढ़ लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो कुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन सब में यह बातें पैदा होती हैं, प्रकट होती हैं। यह तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। एक चौथा कारण जो खड़ा हुआ है, वह कारण आज भारत में जो राजनीति है और उस राजनीति के पीछे जो वैचारिक संघर्ष है, वह चौथा महत्वपूर्ण कारण है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने आरंभ में ही कहा कि जो व्यक्ति भारत में चाहे प्रवासी श्रमिक हो, मजदूर हो, वर्तमान समय में जहां है वह वहीं रहेगा, उसकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी, उसके खाने और रहने की व्यवस्था वहीं के लोग करेंगे, और इसके लिए 1,76,000 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया। जो राज्य सरकार उनके रहने खाने का इंतजाम नहीं कर सकती, वह केंद्र सरकार से सहयोग अतिरिक्त और प्राप्त कर सकती है। यह जब प्रधानमंत्री ने देश के सारे मुख्यमंत्रियों से इस बात को कहा, तो फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासन ने राजनीति करने की जो इसमें ठानी कि केंद्र की अप्रतिष्ठा हो जाए, केंद्र की छीछालेदर हो जाए, केंद्र सरकार कैसे दिग्भ्रमित हो जाए, केंद्र सरकार की अप्रतिष्ठा लोक में कैसे हो जाए, समाज में कैसे हो जाए, इसके लिए जो षड्यंत्र बुना,
आप दिल्ली की सरकार कहती है कि हम सबको भोजन 2 लाख पैकेट प्रतिदिन दे रहे हैं, हम रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोगों को सचेत कर दिए हैं कि इनको नहीं निकालने देना है, इनको रख रखाव, इनके रहने की व्यवस्था आपको करनी है, आपको 3 महीने वेतन 3 महीने तक किराया नहीं लेना है। आप ये पब्लिक में आकर, मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में आकर ये बात करते हैं, लेकिन जब भारी मात्रा में सड़कों से इनका जत्था, झोला, बैग, बच्चे, पत्नी, परिवार को लेकर जब ये निकल रहे हैं लगातार, तो उनको आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? उनकी रोकने की व्यवस्था उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्यों निकल रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं और वैचारिक संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अव्यवस्था पैदा करना चाह रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं। इस चीज को भी समझने की जरूरत है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो। राजनीति और राजनीति के पीछे का जो वैचारिक वातावरण है, उस वैचारिक वातावरण के कारण भारत में यह विकट समस्या खड़ी हुई है। और यह वैचारिक वातावरण, चाहे वो जमात के माध्यम से इस कोरोना को फैलाने का दुष्चक्र हो, चाहे इस माध्यम से कोरोना को फैलाने का दुष्चक्र हो, जो कहा जा रहा है गांवों में कोरोना नहीं फैलना चाहिए, वहां फैलेगा तो उसको संभालना कठिन हो जाएगा। लेकिन यह जो किया गया है, यह जमात का एक सेकंड स्टेज है, जो ऐसे विचारधारा के राजनीतिक दल हैं वो और राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वो इसको प्रश्रय दे रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। केवल यह मान लेना कि मजदूर हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, यह बात ठीक नहीं है। यह सही है कि वे सभी मजदूर और सभी श्रमिक, पीड़ित, जो परेशान हैं, वह केवल दोषी नहीं है। हमको दोष देकर हम उसकी तिरस्करी नहीं कर सकते, क्योंकि जो 3 कारण हैं 4 में से आज के कोरोना काल के मजदूर संकट के, वो 3 कारण उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। एक कारण उनसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक ताने बाने में वो अपने आप को एडजस्ट करके, समायोजित करके, सहयोग प्राप्त करके नहीं रह रहे हैं। यह उनकी विकट समस्या है और इस विकट समस्या से निजात पाने के लिए उनको ही कार्य करना पड़ेगा, उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा। इस अर्थ में भारत में जो भी सुबुद्ध लोग हों, विचारशील लोग हों, उनको भारत के प्रत्येक वर्ग में, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे मजदूर हो, सब में यह साहचर्य और समन्वय का वातावरण पैदा करना पड़ेगा। यह समझाना पड़ेगा, हमको जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। हम समाज के अंदर इस तरह का भाव, इस तरह के वातावरण का निर्माण करें कि हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकें। यदि नहीं करेंगे और वास्तविक रूप से समस्या को समझने और जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, जो कोरोना काल में मजदूरों का यह संकट है, इसको ठीक से समझने और जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे। परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तो समाधान तक नहीं पहुंचेंगे, समाधान तक नहीं पहुंचेंगे तो हम उसके अनुसार योजना, रचना, प्लानिंग देश के अंदर नहीं कर पाएंगे कि इस समस्या से हम निपट सकें। मजदूर वर्ग कोरोना काल में जो संकट खड़ा हुआ है, आज यह भी आवश्यकता है कि हम सब गाँव में जाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि इसके रिपरकशन, इसके परिणाम क्या होंगे। कोरोना काल में आप विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कितने त्यागपूर्वक आपको रहना पड़ेगा, त्यागपूर्वक समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी चीज़ों को त्यागते हैं अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, वही त्याग समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हमको कम से कम विचार करके कार्य व्यवहार में उतारना पड़ेगा। यदि यह हम कर सकें तो वास्तविक अर्थों में भारत की धरती का, सभी वर्गों का, मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, सबका इसी में हित है, इसी में कल्याण है। इतना आग्रह करते हुए आप सबसे आज की बात मैं अपनी पूर्ण करता हूँ। मेरी बात और मेरे वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर अनवरत
जब चाहेंगे तब प्राप्त होंगे। यह लाइव प्रसारण भी आपको वहाँ प्राप्त होगा। यहाँ तो आपके लिए अनवरत यह उपलब्ध ही है। इतना आग्रह निवेदन विनती करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। नमस्कार।